आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 52 सालों के बाद देश में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लोकसभा और विधानसभा की सीटों को परिसीमन के जरिए बढ़ाया जा रहा है। ज्यादा सीटों का मतलब ज्यादा सांसद और ज्यादा विधायक, यानी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो संसदीय क्षेत्रों का विकास तेजी से होगा। और क्या इसी फॉर्मूले के जरिए 2047 का विकसित भारत संभव हो पाएगा? इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा फोकस महिला सशक्तिकरण पर रहा है, उनकी भागीदारी को बढ़ाने पर रहा है। तो क्या परिसीमन और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण का लागू होना मोदी सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो बताता है कि अच्छे फैसलों के लिए इंतजार नहीं होता, बल्कि जल्दी से जल्दी लागू करने की कोशिश की जाती है। और उसमें अगर संविधान की कोई अनुच्छेद बाधा बन रहे हैं तो संशोधन के जरिए उन बाधाओं को दूर कर संविधान के दायरे में रहते हुए परिवर्तन को लागू किया जाए। क्या ये मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक है जो देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं की सूरत और सीरत बदल देंगे? क्या है परिसीमन से संतुलन और नारी शक्ति वंदन का सियासी और सामाजिक गणित? चलिए आपको समझाते हैं। लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटों में बहनों को आरक्षण की गारंटी मोदी ने पूरी की है। जब लोकसभा में इसको पारित किया गया तो उस दौरान यह कहा गया कि ये तो 2029 या उसके बाद के इलेक्शन पर लागू होगा। मोदी सरकार बेवजह की वाहवाही लूट रही है, लेकिन उसके बाद मोदी सरकार की प्रतिबद्धता, वो इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहते, लेकिन अभी तक के नियम कहते थे कि पहले आपको जनगणना करानी पड़ेगी, जनगणना पूर्ण होने के बाद आपको परिसीमन आयोग बनाना पड़ेगा, परिसीमन आयोग अपनी सिफारिशों को देगा, उस पर आपत्तियां दर्ज होंगी, आपत्तियों के बाद गजट नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद परिसीमन होगा और परिसीमन होने के बाद महिला आरक्षण लागू होगा। क्या वाकई में अब ऐसा नहीं होगा? इससे समझने के लिए जरा देखिए, क्या देश में पहली बार परिसीमन हो रहा है? क्या पहली बार सीटों को बढ़ाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। परिसीमन आयोग का इतिहास क्या है, जरा एक नजर इस पर डालते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पहला परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में, चौथा 2002 में और पांचवा अब 2026 में होगा। और मुमकिन है 2026 में ही परिसीमन आयोग की रिपोर्ट देश के सामने होगी और परिसीमन के आधार पर ही महिला आरक्षण लागू होगा और सीटों में बढ़ोतरी होगी। तो क्या अब जनगणना की इसके लिए जरूरत नहीं है? क्योंकि जिसका जिक्र करें 1952 पहला परिसीमन आयोग गठित किया गया, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत यह किया गया था। 1963 दूसरा परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत गठित किया गया। 1973 में तीसरा परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत गठित किया गया और रिपोर्ट आई। 2002 में चौथा परिसीमन आयोग गठित किया गया और परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत यह 2001 की जनगणना के आधार पर, लेकिन कुल सीटें 543 ही रही। ये वही जो बाकायदा 1973 में रही, यानी कि जनगणना जरूर हुई लेकिन सीटों में बढ़ोतरी नहीं की गई। लेकिन अब सीटों में बढ़ोतरी होगी और कम बढ़ोतरी नहीं होगी, अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। उसके पीछे की वजह है कि जो वोटर्स एक लोकसभा सीट पर वर्तमान में है उनकी संख्या 18 से 20 लाख एवरेज है, जबकि 10 लाख के आसपास पर एक लोकसभा सांसद होना चाहिए। तो जरा देखिए कितनी सीटें बढ़ाने का प्रपोजल अभी सामने आ रहा है। मोटे तौर पर कहें तो ये 305 से 307 के आसपास सीटें हो सकती हैं जिनको बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं। परिसीमन के बाद 850 सीटें हो सकती हैं। कुल बढ़ोतरी 307 के आसपास हो सकती है, ये 548 भी हो सकती है। उस हिसाब से 305 सीटों की बढ़ोतरी भी हो सकती है और ये
भारी भरकम बढ़ोतरी है। लेकिन ये जो 850 का गणित है, ये गणित क्या है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? दरअसल वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, जो 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थी। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से सांसदों की संख्या बढ़ाई जाए। सरकार द्वारा लाए जा रहे संवैधानिक संशोधन बिल 131वां संशोधन के जरिए अनुच्छेद 81 में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और ये जो अनुच्छेद 81 है, ये उस परिवर्तन की दिशा में बढ़ता हुआ कदम जो जनगणना को अनिवार्यता को खत्म करता है। लेकिन परिसीमन करना क्या वाकई में जरूरी है? क्या उसके बिना सीटें बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा सकती। परिसीमन जरूरी है। नए प्रावधानों के मुताबिक राज्यों से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 815 तक हो सकती है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गई है। यह विस्तार इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि कई लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 25 से 30 लाख तक पहुंच चुकी है, जिससे एक सांसद के लिए अपने क्षेत्र का विकास करना, जनता से जुड़ना मुश्किल हो गया और इसीलिए परिसीमन अनिवार्य हो गया। लेकिन अभी तक परिसीमन करने के लिए आपको जनगणना करानी पड़ेगी। जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। लेकिन मोदी सरकार कल से 3 अनुच्छेद को बदल रही है और इन 3 अनुच्छेद को बदलने के साथ पूरी व्यवस्था इस तरीके से होगी कि परिसीमन के लिए जनगणना की जरूरत नहीं और ना ही आरक्षण को लागू करने के लिए जनगणना की जरूरत और ना ही सीटों को बढ़ाने के लिए जनगणना की जरूरत होगी। तो जरा सबसे पहले अब यह देखिए कि वो 3 अनुच्छेद कौन कौन से हैं जिनको कल से बदलने की तैयारी की जा रही है। उनमें एक है अनुच्छेद 81, दूसरा है अनुच्छेद 82 और तीसरा है अनुच्छेद 170। ये 3 वो अनुच्छेद जिनके अंदर बदलाव की बात की जा रही है। लेकिन ये जो तीनों अनुच्छेद हैं, इनसे क्या परिवर्तन आएगा और इनको बदलने की जरूरत क्यों है, अब जरा ये भी समझिए। सबसे पहले आपको बताते हैं, पहला संविधान 131वां संशोधन बिल 2026। इसके जरिए अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना को बदला जा रहा है। अब जनसंख्या का मतलब केवल नवीनतम जनगणना नहीं होगा, बल्कि संसद द्वारा अधिसूचित जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। यानी जरूरी नहीं कि अब जो जनगणना इस वक्त हो रही है उसके आंकड़ों के आधार पर ही ऐसा हो कि परिसीमन हो, आपको सीटें बढ़ाने की परमिशन हो, ऐसा ये नहीं होगा। दूसरा अनुच्छेद 82 में बदलाव हो रहा है। अब तक की व्यवस्था यह थी कि हर जनगणना के बाद स्वतः ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, लेकिन नए बिल ने इस स्वतः जुड़ाव को हटा दिया है। अब परिसीमन कब और कैसे होगा, यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और परिसीमन आयोग की शक्तियों द्वारा तय किया जाएगा। तो परिसीमन आयोग की शक्तियां क्या है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अब जरा यह भी देख लीजिए कि जो तीसरा अनुच्छेद है 170, उसमें जो बदलाव किया गया उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। राज्य विधानसभाओं के लिए भी जनसंख्या की नई परिभाषा तय की गई है। यह परिभाषा केंद्र की तर्ज पर ही होगी, जनगणना की जरूरत नहीं होगी। यानी जिस तरीके से लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए, परिसीमन करने के लिए अब जनगणना की जरूरत नहीं होगी। पहले क्या था, जैसे ही जनगणना होगी परिसीमन की प्रक्रिया स्वतः ही अपने आप ही शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप कभी भी संसद की मंजूरी के साथ परिसीमन कर सकते हैं, सीटों को बढ़ा सकते हैं। और यह इसलिए क्योंकि अब सरकार चाहती है कि जनगणना में हो सकता है 2 से 2.5 साल लगे। मोदी सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण को लागू किया जाए, परिसीमन के बाद 33% आरक्षण को लागू किया जाए। तो क्या वाकई में आरक्षण का जनगणना के साथ जो कनेक्शन था वो टूट गया है? जरा समझिए, क्योंकि इसका मतलब यही है कि अब 33% महिला आरक्षण, जनगणना का इंतजार अब नहीं है। जनगणना का इंतजार अब खत्म हो गया है। 33% महिला आरक्षण को अब लागू किया जा सकता है, आराम से लागू किया जा सकता है। परिसीमन भी कराया जा सकता है। जो एक बड़ा राइडर है वो जो 16 से 18 अप्रैल के बीच में संसद आहूत की गई है, उसमें संशोधन के जरिए उस राइडर को हटा दिया जाएगा। तो महिला आरक्षण लागू आराम से होगा, परिसीमन होगा, जनगणना का इंतजार खत्म हो गया है।
इस पूरे विधायी बदलाव का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा महिला आरक्षण है। 106वें संशोधन अधिनियम 2023 के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया गया था, लेकिन शर्त यह थी कि अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। विपक्ष और कई संगठन इसे देरी की रणनीति बताकर सरकार पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब इस नए बिल के जरिए सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। महिला आरक्षण कानून को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के चक्र से अलग ही कर दिया गया है। अब इसे सीधे तौर पर परिसीमन आयोग की कार्रवाई से जोड़ दिया गया है, यानी जैसे ही परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और नई सीटों का निर्धारण होगा, वैसे ही 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। यह आरक्षण लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं में प्रभावी होगा। तो अब जरा यह भी समझिए कि परिसीमन आयोग कितना शक्तिशाली होगा, क्योंकि अपोजिशन को पहले लग रहा था कि देरी की राजनीति या रणनीति है। अब उसी अपोजिशन को लग रहा है कि फायदा उठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अपोजिशन का काम ही विरोध करना है कि आप कुछ कर लीजिए, वो विरोध करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको यह तय करना है कि जो किया जा रहा है वो कितना राष्ट्र हित में है और कितना आपके फायदे में है। अगर वो फायदे में तो देरी नहीं होनी चाहिए। क्या मोदी सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है? ये सारा जिम्मा सौंपा गया है परिसीमन आयोग को। वो कितना शक्तिशाली होगा, पहले जरा ये देखिए, फिर हम आपको बताएंगे इसमें कौन अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा और क्या वाकई में परिसीमन आयोग में विधायक और सांसद की कोई भूमिका होगी भी या नहीं होगी, और इससे भी तक क्या जनता की कोई भागीदारी होगी या नहीं होगी। परिसीमन विधेयक 2026 वो तीसरा स्तंभ है जिस पर नए भारत की चुनावी संरचना टिकी हुई है। इस बिल के माध्यम से एक शक्तिशाली परिसीमन आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इस आयोग की संरचना बेहद उच्च स्तरीय रखी गई। तो चलिए आपको परिसीमन आयोग के स्वरूप के बारे में बताते हैं, जो अभी तक सामने आया है कि किस तरीके का उसका स्वरूप होगा, यह भी जरा देख लीजिए। इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जज होंगे, ताकि कोई सवाल ना हो। जो सदस्य होंगे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त होंगे। राज्य प्रतिनिधि में संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त इसके अंदर होगा, यानी कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति इसके सदस्य होंगे और वो ही फैसला करेंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की भूमिका क्या होगी, क्योंकि जो अपोजिशन में है वो ये राग यकीनन अलापेंगे कि परिसीमन आयोग के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई और जो परिसीमन की लकीरों को खींचा गया है वो राजनीतिक फायदों के लिए खींचा गया है, ऐसे आरोप लगाए जाए। तो आयोग में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका भी तय की गई है। परिसीमन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थानीय इनपुट सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी सदस्यों का प्रावधान किया गया है। हर राज्य के लिए आयोग ने 10 सहयोगी सदस्य होंगे, 5 लोकसभा सांसद और 5 विधायक होंगे। इनका नामांकन लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। यह आयोग की चर्चाओं में भाग ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अंतिम निर्णयों पर वोट देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि राजनीतिक दल परिसीमन की प्रक्रिया में बाधा ना डाल सके और आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर सके। यानी कि वो राय तो दे सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसले में उनकी भागीदारी नहीं होगी। तो क्या जनता की आयोग के फैसलों में भागीदारी होगी? अब जरा इसको भी समझ लीजिए। परिसीमन आयोग अपनी मर्जी से सीमाएं किसी पर नहीं थोप पाएगा। बिल के अनुसार आयोग को अपने प्रस्तावों को सार्वजनिक करना होगा। आम जनता, राजनीतिक दलों, संगठनों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे और इन सुझावों पर विचार करने के बाद ही अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे भारत के राजपत्र यानी कि गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। एक बार गैजेट में प्रकाशित होने के बाद इन निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी, ये भी इसके अंदर तय किया गया है। तो परिसीमन अगर एक बार हो गया, उसका गैजेट नोटिफिकेशन हो गया, तो उसे आप कोर्ट कचहरी के दरवाजे तक नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन एक बार अगर परिसीमन हो गया तो फिर 15 साल के लिए महिला आरक्षण भी लागू हो जाएगा। 33% आरक्षण का द्वार पूरे तरीके से खुल जाएगा।
परिसीमन के बाद कुल सीटों में से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए होगा, यानी 2029, 2034 और 2039 के लोकसभा चुनाव तक सीटें रिजर्व होंगी। इसके बाद महिला आरक्षण को बढ़ाने का फैसला संसद करेगी। आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलती रहेंगी ताकि महिलाओं का हर जगह प्रतिनिधित्व मिल सके। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल होगा। ये आरक्षित सीटें अलग अलग क्षेत्र में रोटेशन के आधार पर तय की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो 33 सीटें एक बार में 33% की सीटें मानकर चलिए 2029 के इलेक्शन के अंदर रिजर्व कर दी गई, तो अगले इलेक्शन में 2034 के इलेक्शन में वो सीटें रिजर्व नहीं होंगी। 2039 के इलेक्शन में भी वो सीटें रिजर्व नहीं होंगी। तो संसद में वर्तमान में महिलाओं की मौजूदगी क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, और क्या वाकई में 33% आरक्षण हम कहीं नहीं देख पा रहे हैं? भागीदारी क्या वाकई में इससे कम है? जरा एक नजर डालते हैं। देखिए, जो लोकसभा की वर्तमान संरचना है उसके मुताबिक लोकसभा में कुल 540 मौजूदा सदस्य हैं, कुछ सीटें खाली, लेकिन महिला सदस्य 75 है, यानी प्रतिनिधित्व सिर्फ 14% है, सिर्फ 14% वर्तमान में। राज्यसभा में देखिए, मौजूदा सदस्य 244 है, महिला सदस्य 39 है, प्रतिनिधित्व 16% है। हालांकि हम क्लियर कर दें, विधान परिषद और राज्यसभा के अंदर यानी कि स्टेट अपर हाउस और सेंटर अपर हाउस में यह आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं हो, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्शन में चुनकर नहीं आते। तो यहां एक बार के लिए मान लीजिए कि चलिए रिजर्वेशन यहां लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि किसी तरह इन्हें 33% का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भी मिले, जबकि दुनिया भर में जो औसत प्रतिनिधित्व महिलाओं का है वो कम नहीं है, वो 27.2% के आसपास है। इसलिए देश के अंदर 33% आरक्षण का लागू होना अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज के जैसा है। अब जरा यह भी देखिए, किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, और क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में जहां बीजेपी ज्यादा मजबूत है, परिसीमन के बाद वहां सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। हाल के कैलकुलेशन को भी देखेंगे तो यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं। एक दौर में वहां बाकी पार्टियों को फायदा होता था, अब जनता बीजेपी पर भरोसा करती है। यूपी में अब सबसे ज्यादा 40 सीटें बढ़ सकती है। महिला आरक्षण के बाद यूपी में सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीटें बढ़ सकती है परिसीमन के दौरान। उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़ाकर ये सीटें 120 हो जाएंगी। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यहां लोकसभा की सीटें 48 से बढ़कर परिसीमन के बाद 72 हो सकती हैं। राजस्थान में भी लोकसभा की सीटें 25 से बढ़कर 38 हो सकती हैं। राजस्थान में महिलाओं के लिए 13 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है। बिहार में कुल सीटें 40 से बढ़कर परिसीमन के बाद 60 पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश में 15 महिला सीटें आरक्षित हो सकती हैं। तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 महिला सीटें आरक्षित होंगी। झारखंड में 7 महिला आरक्षित सीटें बढ़ने का अनुमान है और इससे भागीदारी बढ़े। अब सवाल यह कि क्या वाकई में अपोजिशन को इसका विरोध करना चाहिए या इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि परिसीमन देश में पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले जितनी बार भी परिसीमन हुआ, लगभग देश में कांग्रेस की ही सरकार। जनगणना को क्या वाकई में राइडर रखना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर बहुत बहस हुई है। सवाल यह कि जब 10 लाख वोटर पर एक सांसद होना चाहिए, तो क्या वाकई में जनगणना की जरूरत है? इसको समझिए, क्योंकि हर लोकसभा सीट पर कितने वोटर हैं यह आंकड़ा इलेक्शन कमीशन के पास है, और उस इलेक्शन कमीशन के डाटा के आधार पर यह तय हो रहा है कि 18 से 20 लाख वोटर ऑन एन एवरेज हर लोकसभा सीट पर है। ऐसे में अगर वोटर्स के हिसाब से ही परिसीमन कर दिया जाए, क्योंकि परिसीमन का फायदा सोशल वेलफेयर से ज्यादा वोटर्स के जरिए अपने सांसद और विधायकों को चुनने के लिए होना है, तो क्या जनगणना से इसका सीधा कनेक्शन है? हमें नजर नहीं आता। इसलिए जो राइडर हटाया जा रहा है कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद रिजर्वेशन होगा। उसमें अगर जनगणना नहीं होती और इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से ही जहां वोटर्स 18 से 20 लाख है, वहां अगर परिसीमन करके 2 लोकसभा सीटें बनाई जा रही हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए।
क्योंकि इससे जनता को सीधा फायदा होगा, सांसद सीधा जुड़ पाएगा। एक लोकसभा सीट पर अभी एक सांसद है, जब वो एक लोकसभा सीट 2 में बदलेगी तो 2 सांसद होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से राजस्थान के उदाहरण को समझिए, 8 विधायक एक लोकसभा सीट पर है, वो 8 विधायक बढ़कर 10 या 12 हो जाएंगे एक लोकसभा सीट पर। आप सोचिए इसका कितना फायदा होगा, आपके जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी, काम बढ़ेगा और विकास को रफ्तार मिलेगी। इसलिए इसका वेलकम होना चाहिए। और सबसे ज्यादा महिला आरक्षण को लेकर जो एक संशय था कि ना जाने 2029 में लागू होगा, 2034 में, वो 2026 के परिसीमन की रिपोर्ट के बाद जो भी नए इलेक्शन होंगे उसमें लागू होगा और 2029 में तो यकीनन लागू होगा। इसलिए परिसीमन से एक संतुलन आएगा और नारी शक्ति वंदन के जरिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटों में बहनों को आरक्षण की गारंटी मोदी ने पूरी की है।